हेलो बच्चों, आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ यूज़फुल होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा अगर कोई रिटन एग्ज़ाम है तो उसकी आंसर शीट हम कैसे लिखें, किसी भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, क्या छोटी छोटी सावधानियां रखें कि आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सके। टर्म 1 की एग्ज़ाम सब बच्चों ने दे दिए हैं। MCQ बेस्ड एग्ज़ाम था। टर्म 2 के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। ये एग्ज़ाम जो है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है और आपको आंसर शीट लिखनी है। तो इस वीडियो को बनाने से पहले दो बातें मेरे मन में थी। मुझे लगा ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये बातें अगर मेरे लिए उपयोगी रहीं तो आपके लिए भी डेफिनेटली उपयोगी रहने वाली हैं। पहली बात जो मेरे मन में थी, जब मैं खुद 12th के एग्ज़ाम दे रही थी तो कुछ ऐसी बातें मुझे मेरे टीचर ने बताई जो उस समय से पहले तक मुझे नहीं पता थी कि आंसर शीट जब हम लिखेंगे तो हम इस तरीके से उसे लिखें या इन बातों का ध्यान रखें। कुछ बातें ऐसी थी जो पहली बार मुझे 12th में जाकर के पता लगी। और दूसरी बात, इस वीडियो को बनाने से पहले जो मेरे मन में थी कि आपकी आंसर शीट चेक करने के लिए CBSE टीचर्स को बुलाता है। तो 2 या 3 बार जब मैं 10th की आंसर शीट चेक करने CBSE गई तो वहाँ मुझे कुछ महसूस हुआ कि बच्चे कॉमन गलतियाँ क्या करते हैं जिससे टीचर परेशान होते हैं, और उसकी वजह से उसका असर भी बच्चों के मार्क्स पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर छोटी छोटी बातें हैं, कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आई होप आपकी तैयारी तो अच्छी चल ही रही होगी, आपके एग्ज़ाम भी बड़े अच्छे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने आपके लिए लिख के रखी हैं और एक डेमो शीट मैंने आपके लिए तैयार करके रखी है। वो डेमो शीट जो है 12th के सैम्पल पेपर के लिए मैंने बनाई है, लेकिन ये वीडियो जो है 10th 11 12 सभी बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है कि एक अच्छे पेन का आपको प्रयोग करना है। CBSE के अकॉर्डिंग आप नीले और काले पेन का प्रयोग कर सकते हैं। पूरा आंसर लिखने के लिए नीला रंग के पेन का प्रयोग, और आंसर्स के डिफरेंट पार्ट को हाईलाइट करने के लिए आप ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि उसमें इंस्ट्रक्शंस में आपके लिए लिखा हुआ है कि पेंसिल और किसी भी और कलर के पेन का यूज़ आपको नहीं करना, लेकिन कुछ डायग्राम्स बनाने के लिए आप पेंसिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अच्छे पेन का आपको प्रयोग करना है। बहुत ज़्यादा शाई फेंकने वाला पेन ना हो, क्योंकि अगर उसका इंप्रेशन पीछे वाले पेज पर जाएगा तो वो बहुत गंदा दिखाई देगा। आपकी आंसर शीट देखते ही खुलते ही एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक साफ़ सुथरी कॉपी अगर एग्जामिनर खोले तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन आपका शुरू में ही एग्जामिनर के ऊपर जाता है। दूसरा पॉइंट है, बाईं तरफ हाशिया खींचिए। हाशिया कहते हैं जो साइड में एक लाइन होती है उसके लिए, जहाँ आप जनरली क्वेश्चन नंबर लिखते हैं उसको हम हाशिया कहते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, दोनों तरफ हाशिए की लाइनें खींचते हैं और शीट जो है बिल्कुल छोटी सी रह जाती है, वो बड़ा गंदा लगता है। तो आपको केवल लेफ्ट हैंड साइड में ही हाशिया खींचना है, एक सिंपल स्केल रख करके लाइन खींचनी है। CBSE की शीटों में तो लाइन खींची हुई होती है तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी दूसरे एग्ज़ाम्स में, होम एग्ज़ाम्स में आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड में एक हाशिए की लाइन खींच लेनी है, जहाँ आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं और क्वेश्चंस के पार्ट के नंबरिंग कर सकते हैं। तीसरा जो छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लिखावट अपनी साफ़ सुथरी रखनी है। आपकी राइटिंग कैसी भी हो, लेकिन उसको साफ़ सुथरे तरीके से आपको लिखना है अपनी आंसर शीट में। कहीं कुछ बीच में गलती हो गई तो उसको सिंपली एक लाइन लगा करके आप काट दीजिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसको जिगजैग करना, काला नीला करना बहुत गंदा लगता है और एकदम से ध्यान एग्जामिनर का उसी पे जाता है। तो पहले तो कोशिश करें गलतियाँ कम से कम करें। अगर कुछ गलत हो गया, काटना है, तो सिंपल एक लाइन खींच करके उसको काट दीजिए। लिखावट आपको साफ़ सुथरी रखने की कोशिश करनी है ताकि आपकी कॉपी जो है साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन दिखे। अगली इम्पॉर्टेंट बात, प्रश्न पत्र को आप क्रम से हल करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे टीचर से आपने सुना होगा कि प्रश्न पत्र को जो है हम कैसे हल करें। जो प्रश्न आपको सबसे अच्छा आता है उसको सबसे पहले करें, फिर उससे अच्छा आता है फिर उसको करें, फिर उससे अच्छा आता है फिर उसको करें। लेकिन मैं जो अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि अगर 20 मिनट का जो आपको रीडिंग टाइम है उसमें आपको ये एहसास हो गया कि आपको पूरा पेपर आता है और आपको पूरा पेपर ही अटैम्प्ट करना है, तो आपको क्रमानुसार उस पेपर को अटैम्प्ट करना है। सीक्वेंस में ही आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कीजिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसको आंसर की दी जाती है। तो अगर सीक्वेंस में आपके आंसर लिखे होंगे तो उसको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने शुरू में पहला क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद 10वां कर दिया, फिर 8वां कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, फिर 5वां कर दिया, तो बार बार पेज पलटने में हालांकि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन एक इरिटेशन होती है उस चीज़ से, क्योंकि एग्जामिनर को बार बार ढूंढना पड़ रहा है कि बच्चे ने कौन सा प्रश्न किया है, इसके बाद कौन सा प्रश्न किया है, तो उसका सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
तो अगर आपको पूरा पेपर आता है तो आप उसको सीक्वेंस से हल करने की कोशिश करें। उसके बाद हेडलाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कुछ अगर पॉइंट्स लिखने हैं, फिर उन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है, तो आप हेडलाइन को जो है अंडरलाइन कीजिए, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हेडलाइन को आप ब्लैक पेन से लिख करके और उसको अंडरलाइन कीजिए, तो अलग से पता लगेगा कि हाँ, इस पॉइंट को बच्चे ने आगे जो है विस्तार से बताया हुआ है। अंडरलाइन करने के लिए आप ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य बातों को भी अंडरलाइन करें। जब हम डेमो शीट देखेंगे तो उस डेमो शीट में जो जो बातें आती जाएंगी, मैं आपको बताती जाऊंगी कि इस प्रश्न में कौन सी मुख्य बातें हैं जो मुझे अंडरलाइन करनी चाहिए, जो मैंने अंडरलाइन करी है, किसको मैंने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है। तो मेन बातों को भी हमें ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। हमें जहाँ ये लगे कि ये लाइन एग्जामिनर को ज़रूर पढ़नी चाहिए, ये शब्द एग्जामिनर को ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो उन शब्दों को, उन लाइनों को हम अंडरलाइन करें। बड़े प्रश्नों को हल करने के बाद उस पेज को खाली छोड़ दें। एक प्रश्न, यहाँ तो बात हो रही है बड़े प्रश्नों को हल करने के बाद, लेकिन आपका पेपर ही 40 नंबर का है, तो हर एक प्रश्न आपका जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद उस पेज को ब्लैंक छोड़ दें, नया क्वेश्चन अगले पेज से शुरू करें। एक पूरा प्रश्न आपने कर दिया, मान लो एक प्रश्न है बड़ा है जो 1.5 पेज पर आया है, तो उस जब 1.5 पेज आप लिख चुके हैं तो उस आधे पेज को जो बाकी बचा हुआ है उसको ब्लैंक छोड़ दें, उस पेज पर बाकी कोई दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें। इससे क्या होगा, आपके दो क्वेश्चन आपस में मिक्स नहीं होंगे और दोनों प्रश्नों के एक जगह नंबर चढ़ने की संभावना नहीं होगी। मान लो 3-3 नंबर के दो प्रश्न हैं, वो आपस में इस तरीके से मिक्स हो गए कि एग्जामिनर को लगा कि ये एक ही प्रश्न है 3 नंबर का और आपका 3 नंबर का लॉस हो गया। तो ऐसी संभावना को टालने के लिए आप हर प्रश्न नए पेज से शुरू करें। जहां आपका एक प्रश्न खत्म हुआ उस पेज को आप छोड़ दें। 32 पेज जो कि आंसर शीट आपको मिलती है, 40 नंबर का पेपर है, बड़े आराम से आप उसको पूरा कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, एक प्रश्न के सारे भाग एक ही जगह एक साथ लिखने का प्रयास करें। इससे भी आपके जो है नंबर इधर उधर नहीं होंगे। तो 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, तो पूरे प्रश्न को एक ही जगह हल करने की आप कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर और उसके भाग जो हैं आपको साफ साफ लिखने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख दिया, उसका कौन सा पार्ट हम अटैम्प्ट कर रहे हैं वो नहीं लिखते। 4 पार्ट हैं, 4 में से 3 करने हैं, तो कौन से 3 करें उस नंबर को लिखना भूल जाते हैं। 1 2 3 है या क ख ग है, ABC है, जो भी है उस पार्ट को हम लिखना भूल गए, क्वेश्चन नंबर लिख दिया, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपके लिए। आंसर लिखने से पहले साफ साफ क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट नंबर आपको ज़रूर लिखना है, ताकि कोई भी नंबर आपका वहाँ ना कटे। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि एक प्रश्न के सभी भागों के बीच में भी 2-3 लाइनें छोड़ देनी हैं, जिससे वो भाग अलग अलग स्पष्ट हो जाएं। जैसा मैंने बताया कि एक प्रश्न है, उसके मान लो 3 पार्ट हैं, 3 में से हमें 2 करने हैं। जब 2 पार्ट हम एक जगह अटैम्प्ट करेंगे या एक पेज पर अटैम्प्ट करेंगे, तो दोनों के बीच में हमें क्लियर गैप छोड़ देना है, 2 लाइनों का, 3 लाइनों का, 4 लाइनों का मैक्सिमम, ताकि वो दोनों पार्ट भी अलग अलग एग्जामिनर को पता लगे कि ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, आपस में वो मिक्स ना हो। मान लो आपने एक लाइन का गैप छोड़ा, एक लाइन का गैप हम कई बार जो है पैरा चेंज करके लिखते हैं तो भी छोड़ देते हैं। मान लो एक लाइन का गैप छोड़ दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि लगे एग्जामिनर को कि पैरा चेंज किया है और गलती से आप उस आंसर का पार्ट नंबर भी लिखना भूल गए, तो वो आपका जो है 2-3 नंबर का लॉस हो जाएगा। इसलिए दोनों पार्टों के बीच में एक पर्याप्त गैप ज़रूर आपको छोड़ना है, जिससे आपके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट रूप से आंसर शीट में दिखाई दें। अगली इंपॉर्टेंट बात, प्रश्न के अगर 2 भाग हैं तो उत्तर को 2 भागों में लिखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न के अगर 2 भाग पूछे गए हैं, प्रश्न 2 भागों में पूछा गया, मान लो पत्र पूछा गया है कि आपके एरिया में एक पार्क है, उसमें क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर आप उनके समाधान के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। मान लो कोई इस तरीके का प्रश्न है, तो आप उस जब लेटर को लिखना शुरू करोगे, तो अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड है तो आप अपने लेटर का फॉर्मेट 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। एक पार्ट में आप लिखोगे समस्याएं और दूसरे पार्ट में अगर सुझाव मांगे गए हैं तो पैरा चेंज करके दूसरे पार्ट में सुझाव। इससे क्या होगा, कई बार जो है इस तरीके के अगर 2 पार्ट में क्वेश्चन है तो उसके आंसर की में नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। मान लो इस तरीके का कोई क्वेश्चन है कि किसी जाति के या किसी राज्य के उत्थान के और पतन के कारण बताइए, तो मान लो ये अगर ये 4 नंबर का प्रश्न है तो स्पष्ट रूप से आंसर की में डिवाइड होगा कि 2 नंबर उत्थान के दिए जाएंगे, 2 पतन के दिए जाएंगे। अगर ऐसे वाले प्रश्न को आपने बिल्कुल एक गीत की तरह से पूरा एक ही पैरा में लिख दिया, तो बहुत चांसेस हैं कि लगे कि एक ही पार्ट का आंसर लिख रखा है।
तो अगर 2 पार्ट में प्रश्न पूछा गया है तो उसको स्पष्ट रूप से 2 अलग-अलग पार्ट में ही उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। पैरा चेंज करके आप अपने विचार चेंज कर दीजिए, तो 2 अलग-अलग पार्ट हो जाएँगे, ताकि स्पष्ट रूप से ये रहे कि हाँ, ऊपर वाले पार्ट का आंसर ये है और नीचे वाले पार्ट का आंसर ये है। अलग-अलग 2 भागों में इसको लिखने का प्रयास कीजिए। एक पेज को आप रफ काम की तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को अरेंज करने के लिए। इसका भी मैं आपको एक डेमो दूंगी कि किस तरीके से, बहुत बड़ी आंसर शीट है, आप एक लास्ट पेज को यूज़ कर सकते हैं रफ काम के लिए। पेंसिल से उस पर अपने आइडियाज़ लिख सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत हो रही है कि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है कि कैसे इसको अरेंज करूं, पहले क्या लिखूं, बाद में क्या लिखूं, अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो आप एक शीट को रफ शीट की तरह से यूज़ कर सकते हैं, बजाय कि आंसर को उल्टा सीधा लिखने। ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी। चलिए हम एक डेमो देखते हैं और उसमें चलिए डेमो के लिए एक शीट देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 12वीं के एक सैम्पल पेपर को मैंने उठाया है और उसको सॉल्व करते हुए मैंने एक डेमो शीट बनाई है। सबसे ऊपर मैंने खंड का लिख दिया, प्रश्न नंबर डाला, प्रश्न नंबर 1 क्रमानुसार इसको मैंने अटेम्प्ट करना शुरू किया। 1 का भी क पार्ट मैंने इसको लिख दिया। रचनात्मक लेखन था, 3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शंस में से हमें 1 अटेम्प्ट करना है, तो स्पष्ट रूप से मैंने 1 पार्ट लिख दिया कि क पार्ट मैं अटेम्प्ट करूँगी। और क्योंकि छोटी उसकी हेडिंग थी तो मैंने हेडिंग भी लिख दी कि बारिश की वह सुबह, इसको मुझे अटेम्प्ट करना है। ये तीनों चारों चीज़ें मैंने ब्लैक पेन से लिखी हैं। वीडियो में आपको ब्लैक और ब्लू का अंतर शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन हेडिंग और क्वेश्चन नंबर ये सारा मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। 4 नंबर का प्रश्न है तो इसको मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि रचनात्मक लेखन है तो पैराग्राफ की शक्ल में इसको लिखना है। क्योंकि बड़ा प्रश्न था तो एक पेज पे पूरा नहीं हुआ, वो थोड़ा सा अगले पेज पर पहुंचा। अगले पेज पर जब मैंने लिखा तो ये मेरे हिसाब से यहाँ उस क्वेश्चन को मैंने ख़त्म कर दिया, ये मेरा पूरा हो गया। इसके नीचे सारी लाइन मैंने खाली छोड़ दी। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक प्रश्न को करने के बाद उस पेज को हमें खाली छोड़ देना है, ताकि वो बाकी क्वेश्चंस के साथ मिक्स ना हो। तो एक प्रश्न मैंने किया और इसको नीचे से मैंने खाली छोड़ दिया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा एक लेटर का है। क्वेश्चन नंबर डाल दिया, अथवा वाला ऑप्शन लिख दिया कि नीचे वाला ऑप्शन मुझे अटेम्प्ट करना है। पूरा प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लिखेंगे लेटर तो उसका जो टॉपिक होगा उससे आइडिया आ जाएगा कि कौन सा लेटर बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। टॉपिक है क्षेत्र के पार्क के विकास के लिए। इस टॉपिक पर मैंने लेटर लिखना चूज़ किया था, तो इस टॉपिक पर जब मैं लेटर लिखूँगी तो मैंने लिखना शुरू किया। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। आगे इस लेटर में मुझे क्या क्या लिखना है, अपने विचारों को कैसे व्यवस्थित करना है कि वो विचार जो है बिखरे हुए ना लगे, सीक्वेंस में लगे, अच्छे लगे, और एक अच्छा गढ़ा हुआ लेटर जो है हम लिख पाएँ। उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि एक शीट को आप रफ शीट की तरह से यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, मैं चलिए दिखाती हूँ आपको। लेटर का हमारा टॉपिक था पार्क की समस्या। तो पार्क की समस्या को जब हम सोचने बैठेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हमारे मन में आ सकती हैं। तो उन समस्याओं को अगर हम एक जगह लिखते जाएंगे तो हमें उनको अरेंज करने में आसानी होगी। मैं बताती हूँ कैसे। पार्क की समस्या लिखा हमने, तो उस समस्या के अंदर मुझे क्या क्या लिखना है। मान लो मुझे गंदगी के बारे में लिखना है। उसके बाद एक विचार मेरे मन में आया कि सफाई नहीं है। तो ये दोनों एक ही पॉइंट है, तो इन दोनों को मैं मिक्सअप कर दूंगी। ये 2 अलग अलग लाइनें नहीं बनाऊंगी, इन दोनों को एक ही लाइन बना करके लिख दूंगी। उसके बाद जो है ड्रेनेज नहीं है, कि पानी भरा होता है क्योंकि निकासी की व्यवस्था नहीं है, ये पॉइंट हमने लिख लिया। आवारा पशु घूमते रहते हैं पार्क में, इसलिए पार्क जो है बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। उसके बाद बेंच नहीं है, ये लिखना है मुझे। व्यायाम की मशीनें नहीं हैं, शाम को लोग शराब पीने उस पार्क में बैठे होते हैं, और गेट टूटा हुआ है। ये 5-4 चीज़ें जो हैं मेरे माइंड में है कि मुझे जो है इन विचारों को व्यवस्थित करके एक लेटर लिखना है। तो उसको लेटर की हम शक्ल कैसे देंगे, इनको मैंने लिख लिया। फिर उनको हम सीक्वेंस में डिवाइड कर लेंगे कि कौन सा पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में। जैसे गंदगी और सफाई नहीं है, ये हम एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। आवारा पशु घूमते हैं क्योंकि गेट टूटा हुआ है, इसको हम क्लब कर सकते हैं। तो इस तरीके से 10-12 विचार हमारे मन में हैं। अगर उसको हमने रफ शीट पर लिख लिया, उसके बाद उसको अरेंज करना बहुत आसान हो जाएगा, और लेटर आपका वो बिखरा हुआ नहीं लगेगा, और आपके मन में जितने विचार हैं कम से कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से आप उनको अधिक से अधिक चीज़ें बता पाओगे। चलिए लेटर पर वापस चलते हैं। थोड़ा सा मान लो मैं आपको पढ़ के बताऊँ, आपको आइडिया आ जाए कि मैंने कैसे व्यवस्थित किया है। पार्क में सफाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, इधर उधर गंदगी के ढेर लगे हैं, और कोई सफाई कर्मचारी भी सफाई के लिए नहीं आते। तो पार्क में गंदगी क्यों है, साथ में कारण भी बता दिया, ताकि अगला बंदा कोई उस कारण का निवारण करे तो उसे पता हो कि ये समस्या क्यों है। गंदगी इसलिए है कि सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए नहीं आते। उसके बाद बरसात के दिनों में पार्क में पानी भर जाए तो वो पानी वहाँ खड़ा रहता है, उसकी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
जो जो टॉपिक मैं नया इसमें लिखती जा रही हूँ उसको मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ। पहला मैंने लिखा सफाई व्यवस्था नहीं है, दूसरा मैंने लिखा कि कर्मचारी नहीं है, तीसरा मैंने लिखा कि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो इन तीनों लाइनों को मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि ये तीनों अलग अलग पॉइंट है मेरे। पार्क के दोनों गेट टूट गए हैं, इसलिए आवारा पशु अक्सर पार्क में घूमते रहते हैं। जो ऊपर और नीचे दो अलग अलग विचार थे कि गेट टूटा हुआ है और पशु घूमते रहते हैं, उन दोनों को क्लब करके इस तरीके से एक नया विचार मैंने इकट्ठा बना करके लिख दिया। ये पशु कई बार परेशानी का कारण भी बन जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं थी, तो इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया। इसके बाद पार्क में सिंचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सभी पौधे लगभग सूख गए हैं। ये भी एक नई बात थी कि पार्क का विकास करना है, पेड़ पौधे होने चाहिए, लेकिन सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। इस लेटर को हमने कंटिन्यू किया कि इस पार्क का समुचित लाभ आम नागरिक नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि पार्क में ना तो सफाई व्यवस्था है और उसके अंदर जो बेंच लगे हैं वो भी रख रखाव ना होने के कारण टूट गए हैं। क्योंकि सफाई वाला टॉपिक हमने पहले लिख दिया था, तो केवल जहाँ बेंच वाली लाइन आई उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया कि ये एक नई बात है। उसके बाद आसपास के सभी पार्कों में व्यायाम की मशीनें हैं, लेकिन इस पार्क में नहीं है, तो ये एक नई बात थी, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। इतना ही नहीं, शाम होती है आसपास के संदिग्ध लोग पार्क की झाड़ियों के पास बैठकर धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं। ये एक पॉइंट जो मुझे लिखना था समस्या के रूप में, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। और ये सब सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। फिर जो है पैरा चेंज करके कि ये हमारी समस्याएं हैं और आप इसके लिए जो है आवश्यक कदम उठाए जाए। हमारा टॉपिक क्या था? केवल हमें पार्क के विकास के लिए पत्र लिखना है नगर निगम को कि वो इस पार्क का विकास करें। हमारे सुझाव नहीं मांगे गए हैं कि आप क्या क्या करें। हमने अपनी जितनी समस्याएं थी वो सारी समस्याएं हमने बता दी कि ये समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं पर जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको जो ठीक लगेगा वो एक्शन ले लेगा। तो इसलिए सिर्फ पैरा चेंज करके हमने अपने लेटर को समाप्त कर दिया। नीचे हमने एड्रेस वगैरह लिखा। जो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में से आपको 2 पार्ट करने हैं। तो मैंने पहला पार्ट लिख दिया, प्रश्न नंबर 3 लिखा, उसका ऑप्शन लिख दिया कि क्या पार्ट मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ। उसका पार्ट के आंसर में कुछ चीज़ें जो है मैंने अंडरलाइन कर दी कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये नई बातें हैं जो एग्जामिनर को पता लगनी चाहिए कि मुझे पता है। और उसके बाद मैंने ख पार्ट अटैम्प्ट किया। ख पार्ट अटैम्प्ट करने से पहले मैंने 3 लाइनें बीच में छोड़ दी। तो आप इसको अगर ऐसे देखोगे तो क्लियरली ये दोनों पार्ट अलग अलग दिखाई देंगे कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट इस बच्चे ने अटैम्प्ट किए हैं। तो क्वेश्चन छोटा है, उसके 2 या 3 पार्ट हैं, आपको एक ही पेज पर करने हैं, साथ साथ करने हैं। बीच में आपको गैप देते चलना है, 2-2 लाइनों का, 3-3 4-4 लाइनों का गैप दे दें ताकि आपको वो क्लियरली जो है क्वेश्चन अलग से पता लग जाए कि हाँ, ये इसका दूसरा पार्ट शुरू हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया, केवल आपको दिखाने के लिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का क पार्ट ऊपर है, ख पार्ट नीचे है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 6। 6 में हमें केवल एक ही पार्ट अटैम्प्ट करना है। तो 6 का मैंने एक पार्ट लिखा और इस पेज को पूरा खाली छोड़ दिया, इसको पूरा नीचे तक किया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 का जो पार्ट हमने किया वो ख भाग हमने किया, उसके बाद इसको आगे खाली छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन 2 पार्ट्स में पूछा गया है तो आप उसका आंसर 2 पार्ट में लिखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का एक प्रश्न है, मान लो 2 नंबर का है और वो 2 पार्ट में आपसे पूछा गया है। तो 2 पार्ट में उसको हमने एक लाइन का गैप दे करके अपना पैरा चेंज करके उसको 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसको पूरे गीत की तरह से लिखने की बजाय इसको अलग अलग पैरा में डिवाइड कर दिया। तो ये एक ही क्वेश्चन के 2 भाग हो गए अगर प्रश्न 2 भागों में पूछा गया है। तो ऊपर 9 का क पार्ट अटैम्प्ट कर दिया और नीचे ख पार्ट अटैम्प्ट कर दिया। ये अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ, तो हम अगले पेज पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ जा करके पूरा हुआ है और इसके नीचे हमने पूरा शीट जो है इसको हमने खाली छोड़ दिया है। तो इस तरीके से आज हमने कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस की, जिनको आप अगर ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका एक भी नंबर का लॉस नहीं होगा। कॉपी एकदम से साफ सुथरी दिखेगी एग्जामिनर को, तो कॉपी खोलते ही बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
पेपर की अच्छी तैयारी होना बहुत मैटर करता है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हो ये भी बहुत मैटर करता है। 4-5 बच्चों की बहुत गंदी-गंदी सी कॉपियाँ मान लो आपके रोल नंबर से पहले आ रही हैं और एक साफ-सुथरी आपकी बहुत अच्छी सी कॉपी नीट एंड क्लीन, कोई कटिंग नहीं, अच्छे से ब्लैक पेन से हेडिंग लिखी हुई है, अच्छे से ब्लैक पेन से सब कुछ मेन-मेन बातें अंडरलाइन की हुई हैं, तो पहले